जैसे माइग्रेंट वर्कर लोग आए, वो लोग आए इसलिए कि इस बार अगर हम चुनाव वोट नहीं देंगे तो मेरा नाम शायद कट जाए। ये फियर भी था, ये थोड़ा सा घबराहट भी लोगों के अंदर में थी। लास्ट असेंबली इलेक्शन में उनको 59 सीट्स ही आए थे और तृणमूल को 92 सीट्स आए थे। तो इसका मतलब ये है कि तृणमूल भी वहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में है। बीजेपी वाले भी अपने आप को ज़्यादा बंगाली प्रूफ करने का कोशिश करे, वो मछली भात खा के हो या हर जगह में। पहले जय श्री राम बोलते थे, अभी जो है जय माँ काली बोल रहे हैं या जय माँ दुर्गा बोल रहे हैं। लोग अभी एक बार ममता को एक चांस देना चाहते हैं। ये भी एक फील्ड वर्क में आया कि कांग्रेस तो 10 के नीचे ही तो रहेंगे कांग्रेस बीजेपी वाले, तो डबल डिजिट तो नहीं होगा ना उनका। जहाँ पर मत डाला जाने वाला वहाँ पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यदि बीजेपी को जीतना है तो टीएमसी के गढ़ पर सीटें बढ़ानी होंगी। फिलहाल अभी इस वक्त कल जब मत डाला जाएगा तो बीजेपी के पास 142 में से 18 सीटें हैं और पिछले वाले में 58 सीटें। अब ये चुनावी मुद्दा जो है और गहराता जा रहा है। पूरे पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मेदुल इस्लाम है सर। तो मैं सर का मैं परिचय दे देती हूँ। ये कोलकाता में प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मतलब कई जगहों पे इन्होंने जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है उस पर चर्चा की है। तो आज जनचौक पर इन्हीं से जानेंगे कि जो चुनाव इस बार हो रहा है पिछले बार के चुनाव से कितना अलग है और मुद्दे जो है मुद्दों पर लोग कितना सिंसियरली वोट कर रहे हैं। सर मेरा पहले ही सवाल है कि फर्स्ट फेज में जैसे एक तो वोटिंग को लेकर लोग बड़ा कंफ्यूज है, कितनी वोटिंग हो गई है तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई है। और अमित शाह का खुद कहना है कि हम 110 सीट ला रहे हैं। आप एज अ प्रोफेसर राजनीतिक विषय आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वोटिंग यहाँ से टर्नआउट का है सवाल है, उसमें ये बहुत क्लियर था कि सारे राज्य में जहाँ पे SIR हुआ वहाँ पे वोटिंग टर्नआउट बढ़ा। वो बिहार में भी पहले बढ़ा, आपका तमिलनाडु में भी 11% बढ़ा, बंगाल में भी काफ़ी बढ़ा। लास्ट का असेंबली वाला जो चुनाव था 2021 में वो 82% था और वहाँ से ये 92-93% आ गया। तो लोग बोल रहे हैं कि वोटिंग बढ़ा। हालांकि मुझे लगता है कि जो 2024 का जो चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, उसमें थोड़ा सा वोटर कम भी हो गया था, 78-79%। तो वहाँ से एक जंप हुआ। जंप क्यों हुआ? लोकसभा चुनाव जी। तो लास्ट जो चुनाव था 24 से जी क्यों जंप हुआ ज़्यादा? क्योंकि एक तो जो आपका जिनका वोट का नाम जो है कट गया था जी। वो तो वोट नहीं दे पाए, तो उनको तो छोड़िए। मगर जो ASDD यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और जो डेड है इनके नाम तो कट गए, तो उनका जो बेस जो है वो कम हो गया। 47 लाख नाम कटे हैं इसमें, वो वाला। तो उनके तो सारे लोग जो है वो चले गए, तो बाकी सारे लोग वोट देने आ गए, तो परसेंटेज ऐसे ही बढ़ता। और बहुत लोग आए इसलिए, जैसे माइग्रेंट वर्कर लोग आए, वो लोग आए इसलिए कि इस बार अगर हम चुनाव वोट नहीं देंगे तो मेरा नाम शायद कट जाए। ये फियर भी था, ये थोड़ा सा घबराहट भी लोगों के अंदर में थी। दूसरा एक फिगर आ रहा है कि महिला वोट वो पुरुष से 2% ज़्यादा वोट गिरा है जी, इसका फर्स्ट फेज में, क्योंकि महिला वोटर लोगों का नाम भी ज़्यादा कटा है। तो बाकी जो महिलाएं हैं उनके अंदर में भी एक फियर है कि मैं अगर इस वोट पे नहीं वोट दूंगी तो फिर वो शायद मेरा नाम भी कट जाए। और उसके साथ जो वुमेन सेंट्रिक जो कैश ट्रांसफर्स के जितने स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो उससे भी बेनिफिशियरीज जो हैं इतने लाखों तादाद में, करोड़ों में है, तो वो महिलाएं भी टर्न आउट किया है। तो इसलिए महिला वोट पुरुष से ज़्यादा बढ़ा। एक और चीज़ बताइए, ये पैटर्न हमें बिहार में भी देखने को मिला था कि वहाँ भी महिलाओं के नाम ज़्यादा काटे जा रहे थे। क्यों? अब जब एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे, मतलब ये सोशल सवाल हो जा रहा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं, महिलाओं के वोट का महत्व पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा सर। इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि मतलब उनके लिए कैश ट्रांजैक्शन की भी बातचीत हो रही है, फिर महिलाओं का जैसे ही वोट टर्नओवर होता है तुरंत ये न्यूज़ बन जाता है, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो महिलाओं का चुनाव में ऐसे बढ़ना, राजनीति में कम हो जाना, इसको कैसे देखते हैं? एक तो बंगाल में आपका महिला वोट पिछले 15 साल में काफ़ी बड़ा है टर्नआउट फिगर। उसका एक वजह यह है कि महिला एक चीफ मिनिस्टर भी है और महिला सेंट्रिक स्कीम्स भी है। अगर आप फर्स्ट फेज़ में भी देखिएगा, इसमें बीजेपी हावी वाला जगह में आपका 21 में भी नहीं था। अगर 152 सीट्स देखिए तो उसमें बीजेपी को लास्ट असेंबली इलेक्शन में उनको 59 सीट्स ही आए थे और तृणमूल को 92 सीट्स आए थे।
तो इसका मतलब ये है कि तृणमूल भी वहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में है, मगर डोमिनेंट पोजीशन किसके वजह से? दो फैक्टर्स के वजह से। एक तो जो मुस्लिम बेल्ट है, मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर, जिसमें लास्ट टाइम 43 सीट्स में से तृणमूल को 35 मिले थे और बीजेपी को 8 सीट मिले थे। और इसके अलावा जो महिला वोट है, जो सारे केंद्र में भी है, मतलब सारे सीट्स में है, तो ये दो फैक्टर जो वो अभी उसमें आ रहे हैं। अब हमको देखना है कि इसको 59 सीट्स को, ये जो अमित शाह बोल रहे हैं 110 सीट, मेरा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन कैडर को थोड़ा सा चार्ज अप करने के लिए भी बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये 2021 में भी बोले थे कि अब की बार 200 पार, मिला उनको 77 था, और आपका लोकसभा में 2024 में भी वो 35 बोले थे, मोदी जी खुद भी 35 बोले थे, आया उनको 1/3 मतलब 12 सीट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अब की बार 400 पार, तो वो सबको पता है। तो ये और कैडर को चार्ज अप करने के लिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं बोलेंगे तो कैडर डिमोरलाइज हो जाता है और नेक्स्ट फेज़ में शायद वो बूथ में ना बैठे, घर में बैठ जाए, टर्नआउट ना हो अपना वोट की भाई वोट डाल के क्या होगा, हारते हुए आया ही अपना पार्टी, हताशा ना आए। तो इसीलिए, और ये जो देखिएगा दोनों पार्टी क्लेम करते रहेंगे कि हम इतना सीट ला रहे हैं, इतना सीट ला रहे हैं, काउंटिंग तक क्लेम करते रहेगी, क्योंकि काउंटिंग एजेंट भी तो आपको चाहिए ना। और यहाँ पे बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फर्स्ट फेज में भी मैंने देखा जो है कि बीजेपी का रिलेटिवली ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली स्ट्रांग है, और नॉर्थ बंगाल में हिस्टोरिकली तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशन वीक था। और लेफ्ट किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ, और अभी का भी मैं देख रहा हूँ कि रिलेटिवली, इसका सभी रिलेटिव टर्म्स में आपको देखना चाहिए कि तृणमूल ओरिजिनली पार्टी साउथ बंगाल का पार्टी थी, कांग्रेस का जो साउथ बंगाल है वही तृणमूल बन गई थी, और बीजेपी यहाँ पे स्टेट में बढ़ी 2019 का चुनाव से, जब लेफ्ट के जो कैडर्स थे, जो पश्चिम अंचल, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, और नॉर्थ बंगाल में अलीपुरद्वार, कोचबिहार, जलपाईगुड़ी, साउथ दिनाजपुर, ये सब के जो लेफ्ट वाले जो थे, लेफ्ट एक्टिविस्ट, ये लोग बीजेपी बन गए, क्योंकि तृणमूल 2011 के बाद इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ, खासतौर से 2011 से 16, और फिर 16 लेफ्ट हारने के बाद और भी ज़्यादा हुआ, तो इनके ऊपर केस हुआ वगैरह, तो ये कौन बचाएगा? तो बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनको लगा कि भाई बीजेपी के पास रहो तो फिर प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वहाँ से वो हुआ। मतलब बीजेपी कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, अचानक ग्रोथ हुआ कि दूसरा पार्टी से लोग आए। एग्जैक्टली, 3 से 77 हो चुके। जी सर, मेरा ना सवाल इसी से, दोनों तरफ से सवाल होने वाला है कि आपने जब हिंसा की बात की, तो अभी जब आप बात कर रहे हैं ना, तो पश्चिम बंगाल में अब लोग बहुत वोकल हो चुके हैं हिंसा के बारे में बात करने के लिए। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाए, उनका कहना है कि जो क्या उसको कहते हैं, मजदूर इनका विंग है ना, वो टीएमसी का है, सारा काम उनके हाथ में, हम इनसे त्रस्त हैं। आप कोलकाता में आ जाइए, सिंडिकेट का राज बहुत चल रहा है। तो लोग एक तरफ तो इसकी बात करें कि हम ममता के इस राज से त्रस्त हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ एक और भी धड़ा है जो कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट तो करें, लेकिन हमारे सामने मणिपुर जैसा भी एग्जाम्पल है, तो हम क्या करें? ऐसे भी आपको क्या लगता है, क्या जनता बहुत कंफ्यूज हो चुकी है, ये जनता चांस देगी इस बार? देखिए, चांस तभी दे सकता है जब जनता भी एक कैलकुलेट खुद करता है कि हमको चांस दे के ज़्यादा प्राइस तो नहीं है चांस का, तो ये एक डिमांड सप्लाई वाला ही एलिमेंट है कि आप अगर बोल रहे कि हाँ चांस देना चाहिए, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये देंगे, मगर लोग भी सोच रहे हैं कि भाई हमको तो इतना तो अभी मिल रहा है और इतना बड़ा भी है, ना सिर्फ वुमेन कैश ट्रांसफ़र, मगर अभी ये जो युवा साथी वाला जो नया प्रोग्राम चालू हुआ है, जो सबको अभी नहीं मिला क्योंकि उसका भी स्क्रीनिंग चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि उनका आपका सबको नहीं, 10th वाला जो पास होने का वो भी तो एक है ना, तो लोग उतना समझते हैं कि बाकी लोगों को मिला है तो हमको भी मिलेगा, हाँ, तो वो भी लोग समझते हैं, मगर इनका पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा चलो तो ठीक भी है, बंगाली थोड़ा सा एक मतलब एक रिलैक्स वाले लोग भी हैं कि भाई चल तो रहा है, कौन इतना ज़्यादा रिस्क लेगा, रिस्क का भी तो एक फैक्टर है ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये एक रिस्क एवर्स सोसाइटी है, हाँ, और तो उसमें, और फिर उसके साथ जो इनका तृणमूल का एडवांटेज है कि रिलीजियस पोलराइजेशन के साथ
आपका ये लोग बंगाली एक जो नेशनलिज्म बंगालीवाद, ये बंगालीवाद बहुत चल रहा है अभी। इसके वजह से ये बीजेपी वाले भी अपने आप को ज़्यादा बंगाली प्रूफ करने का कोशिश कर रहे, वो मछली भात खा के हो या हर जगह में। पहले जय श्री राम बोलते थे, अभी जो है जय माँ काली बोल रहे हैं या जय माँ दुर्गा बोल रहे हैं। तो यही और ये वाला जो पहले वाला नैरेटिव था ना कि पहले की 2016 से 19 के समय की मुमताज़ बेगम या ये कम हो गया है, क्योंकि ये ममता खुद भी तो आपका काली मंदिर बना रही है, आपका दुर्गा आंगन बना रही है, जगन्नाथ मंदिर पर। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ममता को तो आप और पुरोहित भाता भी दे रही है, तो इसमें आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अच्छा, दुर्गा पूजा कार्निवल भी इनका शुरू हो गया, तो इनका जो पॉपुलर वाला जो सॉफ्ट हिंदुत्व पॉपुलर वाला, नहीं सॉफ्ट हिंदुत्व मैं नहीं कहूँगा, इसका क्या है कि आप एक रिलीजियोसिटी, हिंदू धर्म में सबको लेके चलने वाला जो रिलीजियोसिटी, और हिंदू धर्म के अंदर में तो प्लूरलिज्म है, 33 करोड़ देव देवी है, तो उसमें बंगाल में जो देव देवी ज़्यादा पॉपुलर है वही इन्होंने प्रमोट कर रहे हैं। बंगाल में मतलब हिस्टोरिकली जो नॉर्थ इंडिया के जो मेल गॉड्स थे, उसमें राम बोलिए, शिव बोलिए, ये बंगाल में बहुत कम इनका प्रचार होता है, या हनुमान बोलिए इनका प्रचार, ये इनका ज़्यादा भक्त यहाँ पे बंगाल में कम मिलेंगे। ज़्यादा भक्त आपका दुर्गा के मिलेंगे, सरस्वती के मिलेंगे, लक्ष्मी के मिलेंगे, या आपका काली के मिलेंगे, और उसके साथ एक वैष्णव का जो जगन्नाथ है, कृष्णा का मिलेंगे, मगर क्योंकि वैष्णव कल से आता है, मगर मेल जो राम शिव इनका ये नहीं मिले, उतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सर मेरा वही आपसे कहना कि आप या शीतला है, या जो भी बाकी सारे मनसा है, ये बाकी सारे मदर गॉडेस जो फिगर्स ये चलेंगे बंगाल। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ही आपको नहीं दिखे, लेकिन आप जैसे ट्राइबल और दलित एरियाज में जाएंगे, वहाँ बीजेपी ने बहुत सारे हनुमान मंदिर बनाए। बिल्कुल। तो ये जो डिवीज़न हो चुका है, इसको और एक और चीज़ है, जैसे फर्स्ट फेज में साइनी घोष ने वो गाना गाया था, मेरे मन में काबा और आँखों में ऐसे कुछ, और उसका कहना है कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। फिर उसने जैसे ही सेकंड फेज के लिए भवानीपुर में गाया मिनी इंडिया, फिर उसने सब धर्मों का ही जो मेन स्लोगन है उसको गाया। तो ये धर्म का जो जंजाल वेस्ट बंगाल में है, इसकी पॉलिटिकल महत्व कितने है कि बीजेपी को कहाँ पता है कि वो अपना अच्छा कर पाएगी, कहाँ वो नहीं कर पाए। देखिए 2016 के बाद से जब लेफ्ट कांग्रेस अलायंस यहाँ पे जब हार गई और वो उनका खुद ही डिमोरलाइज हो गए, उसके बाद से बीजेपी ने और भी ज़्यादा यहाँ पे बंगाल में ग्रो किया। 2016 के चुनाव में 3 सीट बीजेपी को आया था, उसमें दिलीप घोष जो खुद का आरएसएस प्रचारक है, वो खड़गपुर से जीते थे, और उनके जो प्रेसिडेंटशिप पे आपका यहाँ पे जितना भी बीजेपी का सीट का इजाफा हुआ, वोट का इजाफा हुआ, उतना उनके रामनवमी भी होने की वजह से शुरू। 2016 में 10% था वोट बीजेपी का, 2019 में 3 साल में उनका 4 गुना 40% हो गया, और बाद में 21 में जाके वो 3 सीट जो है 77 में बदल गया, मगर उसके बाद वो साइड लाइन हो गए। हाँ। और रिलेटिवली भद्रलोक जो फेस है सुकांत मजूमदार, उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया, और उनके अंडर में आपका गिर गया, और उसके साथ और एक भद्रलोक फेस को लेके आए, नहीं श्रमिक भट्टाचार्य जो ओल्ड बीजेपी आ रहे, तो वो तो उसमें अभी चल रहा है, तो क्या होगा पता नहीं। मगर जहाँ तक आपने सही किया कि आदिवासी जो बेल्ट है या दलित बेल्ट है, मगर दलित में से अभी भी उसका बहुत सारा उस पर अभी कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि ये मथुआ का जो बेल्ट है उसमें सीए इनको प्रॉमिस किया गया था, मगर सीए में उनको अभी मिला नहीं, तो उसमें दलित मथुआ काफ़ी हताश है, निराश है। और मेरा अपना खुद का फील्ड वर्क में भी ये मिला कि वो मतलब ठाकुर नगर के अंदर में, उनका फैमिली के अंदर में भी तो पूरा डिवीज़न हो गया ना, तो इसलिए लोग अभी एक बार ममता को एक चांस देना चाहते हैं। ये भी एक फील्ड वर्क में आया कि जिसमें बात नहीं हो रही, जितने बात नहीं हो रहे हैं कि ये तो हाँ मतवास नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे नाम तो कट गए, और कौन अनुप्रवेश करे, हमको अगर बांग्लादेश से हम लोग आए और इतने साल से रह रहे, हम क्या अनुप्रवेश करिए, उन मथुआ लोगों के अंदर में भी एक सेंटीमेंट है और काफ़ी खौफ भी है, और एक लेवल पर उन पे मैंने गुस्सा भी है, क्योंकि उनको खुद लग रहा है कि हम लोग कैसे घुसपैठी हुए, आप तो हमको शरणार्थी बोले थे, अभी बोले कि आप मेरा नाम ही नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। मतलब ये फैक्टर। और दूसरा ये भी बंगाल में है कि भाई हमको अगर पाकिस्तान के ज़माने में आयूब खान या इनका याहिया खान का, या बाद में ज़ियाउर रहमान एरशाद के जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स थे, उस ज़माने में अगर हमारे पूर्वजों के ऊपर अगर कोई ये भी हुआ, मतलब मार दंगा जो भी हुआ, और उनके खौफ से अगर हम आए, तो यहाँ के लोकल मुसलमान जो मेरे बगल में पहाड़ में रहते, इनका तो कोई दोष नहीं है ना।
ये तो एक गांव में साथ मिलकर रहते हैं। इनके पास सर, ये ये culture पूजा अच्छा पर्वन है में क्या? बंगाल में सिंक्रेटिक ट्रेडिशन अभी भी है, गांव में है। मतलब ये एक कोलकाता- लोकायत ट्रेडिशन है। कोलकाता में ही ज़्यादातर लोग कम्युनल बने हैं, और उसमें मैं बोल रहा हूँ कि मिडिल क्लास हिंदू का एक बड़ा सा सेक्शन है। और बीजेपी अल्टीमेटली फॉरवर्ड कास्ट, अपर कास्ट और उसके साथ हिंदू ओबीसीज जो है, इनके बीच में ये बेस बनाई है। सर ये मेरा सवाल है कि ये क्यों बना है? क्योंकि ओबीसी जो लिस्ट है, उस ओबीसी लिस्ट में आपका हिंदू ओबीसी के साथ मुस्लिम ओबीसी भी है, क्योंकि मुस्लिम ओबीसी भी है, शूद्र कम्युनिटी से है, तो वो शूद्र वो बहुत कई सौ साल पहले से ये लोग कन्वर्ट हुए थे, तो इसीलिए इनका कम्पीट करना होता है, या तो वो मोस्ट बैकवर्ड ए कैटेगरी में या बैकवर्ड बी कैटेगरी में, तो दोनों में इनको कम्पीट करना होता है। तो हिंदू ओबीसीज में बीजेपी ने अपना बेस बनाया है, और क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी लिस्ट को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला भी किया, हाई कोर्ट में मामला भी किया। तो आपको पता लगा था 2024 में 24 का विधानसभा का लोकसभा का चुनाव के बीच में ही वो ये रद्द हो गया था। जी। और जिसमें कई मुस्लिम्स जो थे जिन्होंने एग्जाम दिया, नौकरियां दी, उनको बहुत दिक्कत हुई। हालांकि पहले वाले का उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर अभी भी एक कोड अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स में भी मुस्लिम ओबीसी को मिलते हैं ये, और यहाँ पे क्रिश्चियंस लोग भी एक है जिनको मिलेंगे ओबीसी वाले। तो उसमें क्या है कि बीजेपी को और अपर कास्ट को ऑब्वियसली बीजेपी के पार्टी वो बना है, मगर ट्राइबल लोगों को में आरएसएस का कैंपेन है ट्राइबल। जी, अपर कास्ट आपने कहा बीजेपी के साथ चला है। हाँ, ऑलमोस्ट चला, लास्ट टाइम तो गया है। आप अपर कास्ट आप अगर सीएसडीएस का पोस्ट पोल रिपोर्ट देखिएगा तो लगभग 60% वो बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं। मतलब जिसको भद्र लोग कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल है, वो बीजेपी के साथ। ब्राह्मण, कायस, बोइदो, ये तीन जो कास्ट बंगाल में अपर कास्ट है, ये बीजेपी को वोट करती है बंगाल में। ये सिद्ध हो चुका है 2024 का। इसमें आपको क्या लगता है? स्वपन दासगुप्ता को ऐसे भी राष्ट्रवादी में खड़ा किया है, जिसमें लास्ट टाइम मार्जिन भी कम था, मतलब लोकसभा का चुनाव का हिसाब से, और उसमें आपका वो खुद ही भद्रलोक है, और उसमें तो उनको वही से उसी लिए खड़ा किया। मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, बातचीत चल रही है कि बीजेपी ने स्पेशली ओबीसी और उसके बाद बौद्ध लोगों में कायस्थ, जिसको हम कायस्थ कहते हैं, सिर्फ कायस्थ नहीं, ब्राह्मण और वैद्य के अंदर में भी काफ़ी इनका आपका इजाफा हुआ है इनका वोट में। पर जहाँ तक ट्राइबल, फिर ममता का वोटर कौन बच रहा है? पूरा वोमेन बन रहा है, मुस्लिम्स बन रहा है, और बाकी सारे तो 100% तो कभी वोट नहीं करेंगे। तो उसमें ब्राह्मण कायस्थ भाई तो 60% जाएंगे, तो बाकी जो 40% पूरा नहीं आएगा, मगर जो भी है 30% भी आएंगे, क्योंकि 10% तो हर वक्त आपको लेफ्ट कांग्रेस में छोड़ना पड़ेगा ना। यही तो अटक जा रहा है बीजेपी, क्योंकि आपका अगर टोटल स्टेट में भी अगर समझ लीजिए, टोटल स्टेट में भी आपका अगर 10% कांग्रेस और लेफ्ट और मिलके लेंगे, तो आपको फिर 90% का ही तो हिसाब करना पड़ेगा, और 90% में तृणमूल का ओवरऑल एवरेज वोट 45% से 46% ऑलमोस्ट है। लास्ट ईयर आपका विधानसभा में भी उनको 48% वोट मिला था, लोकसभा में उनको हर वक्त कम वोट मिलता है, मगर विधानसभा में वो ज़्यादा वोट उनको आता है। और ये बीजेपी के लिए उल्टा है, लोकसभा में इनको ज़्यादा वोट मिलता है और विधानसभा में कम वोट मिल जाता है, क्योंकि लोकसभा में लोग वोट देते कि भाई बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो चलाएगी या गवर्नमेंट बनाएगी, तृणमूल तो नहीं बना पाएगी, तो वो हर वक्त थोड़ा बहुत वोट उनका लोकसभा में बढ़ता है बीजेपी का विधानसभा में। ट्राइबल लोगों में क्या हुआ कि ये वनवासी सेवा संघ, आरएसएस आदिवासी नहीं बोलते, वनवासी सेवा संघ, और क्योंकि हनुमान आपका जो वन का एक देवता है, मतलब वो, तो वहाँ से वो उनको लेके आए, इसलिए मंदिर ज़्यादा, तो हनुमान मंदिर, तो उनका वो माइंड में वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे घुसने का। सर मैं मेरे सवाल ये कि जैसे, और स्कूल्स वगैरह भी काफ़ी ट्राइबल लोगों के अंदर स्कूल्स वगैरह भी, यही एक इंटरनल सर्वे की भी बातचीत, मतलब कई हम अपने दोस्त लोगों से भी बातचीत करते हैं, जब इन सब चीज़ों की बातचीत होती है, तो ज़्यादातर लोगों का कहना कि बीजेपी जीत रही है। अब बीजेपी जीतने के आधार में जो है ना, वो यही है कि इन्होंने मतलब कायस्थों को और ओबीसी को अपने साथ कर लिया है। आप मुझे ये बताइए कि जो एक हिंदुत्व का जो एजेंडा, उसके साथ अगर एक बड़ा तबका जो कोलकाता का, जैसे अपर कास्ट भी ब्राह्मण हो चुके हैं या कायस्थ हो, वो जा रहे हैं, चले जाएंगे, तो जो टीएमसी का आधार है, सिर्फ महिलाएं मुसलमान के अलावा भी कुछ बचेगा, या इसको कैसे माना जाए? टीएमसी का आधार तो महिला मुसलमान के अलावा भी मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो बाकी जो सेक्शन है भद्रलोक सोसाइटी का, उसका भी तो एक सपोर्ट है।
मतलब अगर बीजेपी को मछली क्यों खानी पड़ रही है? वही तो वो बंगाली वाला सेंटीमेंट में वो बंगाली खुद अपने आप को बंगाली कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिंदी वाली पार्टी वो अभी भी आइडेंटिफाइड है ना। जब वोट जा चुका है 60%, तो फिर बंगाली स्मिता की बात 60% नहीं 60% से तो होगा नहीं ना। उनको 60 को उनको 80-90% में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि ममता तो शुरू कर रही है आपका 30% से, जो मुस्लिम्स वगैरह हैं, तो मुस्लिम्स वगैरह पूरा वोट, हाँ तो अभी 30% होगा ज़्यादा से अगर क्योंकि 15 साल में सेंसस हुआ नहीं है, तो मतलब फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स का 2.1 है अभी करंट वाला इसमें, और हिंदूज का 1.8 है। तो अगर ज़्यादा 15 साल से हुआ नहीं तो ज़्यादा से 30% होगा। तो ये तो उतना तो लेके चल रही है, तो बाकी तो फिर उनको और 15% 16% वोट उनको लेना है। अगर उनका सिर्फ अपना वोट अगर करने के लिए, सिर्फ अपना वोट होल्ड ऑन करने के लिए, तो बस हो गया। तो उसमें तो इसीलिए इनको वो 30% छोड़ के ये दूसरा स्ट्रैटेजी ले रहे हैं कि भाई और हमको बंगाली बनना पड़ेगा कि भद्रलोक सेक्शन का पूरा मोनोपोली हमारा आ जाए। सेकंड फेज के हिसाब से मुझे बताइए। अभी तक इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और खासतौर से जिस तरीके से कैंपेन हुआ, जैसे मतलब बंगाली सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल वगैरह वो बोल दिया अमित शाह ने, फिर उन्होंने वो भी फिर दूसरा बोले कि कलकत्ता स्लम का शहर है। राजीव गांधी ने 80s में एक बार बोला था कि कलकत्ता इज़ अ डाइंग सिटी, और उसमें बहुत लोगों को सेंटिमेंटल आया, ना सिर्फ कलकत्ता मतलब ना सिर्फ बंगाली लोगों को, मगर कलकत्ता में जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी में जो बहुत नॉन बंगालीज भी रहते हैं, हाँ, मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियंस, ये सारे लोग बोले कि भाई आप कलकत्ता को डाइंग सिटी कैसे बोल सकते हैं, हम तो यहाँ पे। तो यही सब बहुत लोग बोले कि आप कलकत्ता को स्लम सिटी कैसे बोल सकते हैं, हम तो स्लम में नहीं रहते, हम तो हाई राइज में रहते, हमारा या गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं। तो ये एक्चुअली अमित शाह ने सेल्फ गोल कर दिया। और क्या हो रहा है कि जोगी जी बोल रहे हैं कि विवेकानंद जो है आपका बोले कि तो मुझे खुद मैं तुम्हें आज़ादी, हाँ, तो इसमें क्या हो गया कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आप गड़बड़ हो जा रहा है, उनका जो वो फ्लिप फ्लॉप हो जा रहा है, कंफ्यूज कर जा रहे हैं। फिर उसके बाद बोले कि राष्ट्रमोनी को रोशमोती या रोशमोनी बोल रहे, तो ये ना लोग हंसते भाई कहाँ से आए ये लोग, पढ़ के भी तो आइए। तो किसी लोग ने कहा कि होमवर्क नहीं करके होमवर्क भी नहीं कर पा रहे यार। तो और आप कम बोलिए ना, आपको अगर नहीं आता है बोलना तो आप कम बोलिए, तो आप ज़्यादा ना फैल जाइए। तो ज़्यादा फैल जाएगा ना, देखिए बंगाली में एक प्रॉब्लम हैगा कि आप अगर नॉर्थ इंडिया वाले ज़्यादा मैचो मेल इमेज करके लेके आएंगे ना, तो बंगाली लोग मतलब लड़के दोनों ही नहीं वोट करेंगे आपको, क्योंकि ये बहुत चिढ़ होता है इनका। हाँ, ये पुराना एक सेंटीमेंट है बंगाली। हाँ, मतलब बंगाल में, मतलब हम अपने दर्शकों को बता दें कि बंगाल में महिलाओं का वुमेन एम्पावरमेंट का काम बहुत पहले हो गया। सती प्रथा का जो अंत है वो वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ इंटरकास्ट मैरिज और बाकी चीजें, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस वगैरह बहुत चलते हैं। मतलब यहाँ की महिलाएं बहुत वोकल है बाकी जगहों से। ये हम लोगों को जानना ही पड़ेगा कि इसकी तुलना हम बाकी स्टेट से नहीं कर सकते हैं। और ये बीजेपी का बहुत प्रॉब्लम होता है कि बंगाल को वो लोग ना एकदम नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का प्रिज्म से देखते हैं। जैसे ये घुसपैठी वाला भी सिंड्रोम बताएं, समझ लीजिए जो आदमी घुसपैठिया होगा वो जाके एपेलेट में ट्राइब्यूनल में जाएगा। अभी तो आज का दूध पानी का पानी हो गया, सिर्फ 6 लोगों का नाम ये हुआ, 99% के ऊपर आपका इंक्लूशंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना जो 27 लोगों का नाम कटे थे, तो ये जानबूझकर कटे थे, हाँ, या मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मेस से कटे थे। तो अभी तो ये लोग वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये ना लोग देख रहे हैं कि भाई एक इलेक्शन आप जो है चोरी चकोरी करके आप इलेक्शन जीतने का कोशिश करेंगे। उनको लग रहा है कि बंगाल के लोग वोट दे देंगे। मैं तो कॉन्विंस नहीं हूँ। और उसमें मीम अभी जो बन रहा है, ये क्या मीम है, ये किस लेवल का गंदगी है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी को कोई कार्यकर्ता ने इसमें किया। भाई आप किसी के साथ आप एग्री ना करें कि नहीं करें। देखिए बीजेपी को यहाँ का अगर बंगाल में बढ़ना है, मेरा एकदम बहुत एक सीरियस प्रोफेसर के साथ, मेरे स्टूडेंट में भी बहुत सारे बीजेपी के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। मैं जब प्रेसिडेंसी में पढ़ाता था, या मैं जब टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस में तुलजापुर कैंपस में भी था, मेरे अंदर में बहुत सारे, वो तो पूरा बीजेपी का गढ़ था। मराठवाड़ा रीजन में शिवसेना बीजेपी के लोग थे, तो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं एकदम पाक साफ करके एक बात उनको कहना चाहता हूँ, बीजेपी को अगर यहाँ पे बढ़ना है बंगाल में, तो एक एकोमोडेटिव बीजेपी जो वाजपेयी वाले जो मॉडल है
उनको लेके चलना पड़ेगा कि भाई उसमें भी सिकंदर बख्त एक होते थे कि ये होते थे। आप 30% मुसलमान को आप ये करके एक भी सीट नहीं दी, और एक भी सीट भी आप अगर नहीं दिए, ऐसा करके होगा नहीं। मुसलमानों में भी बहुत सेंसिबल लोग हैं, बहुत सारे एडुकेटेड लोग हैं। समझ लो काजी मासूम अख्तर का मैं बात करूँ, जो राजनाथ सिंह जी ने बोले, उनको पद्मश्री दिया गया, तो वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट लोगों के खिलाफ वो बोले। तो ऐसे लोगों को तो आपको एकोमोडेट करना चाहिए था ना। नहीं सर, एमजे अकबर जैसे लोगों को तो एकोमोडेट इन्होंने किया था। तो वैसे में तो इस तरीके के यहाँ पे बंगाल में ऐसे लोग हैं, तो वो ये लोग अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। ये आसाम वाला मॉडल चाहते हैं, तो आसाम वाला मॉडल यहाँ पे चलेगा नहीं, या बिहार वाला मॉडल या आपका इसमें यूपी वाला मॉडल यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक पॉलिटिकल कल्चर होता है, अपना यूनिक पॉलिटिकल हिस्ट्री होता है, उनका जियोग्राफिकल लोकेशन अलग होता है। वो ये सब इनको पता ही नहीं। ये सब हर चीज़ में एक होमोजेनिटी ले आना चाहिए, यूनिफॉर्म थोड़ी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सर एक और चीज़ बताइए, जैसे आपने जब ये बात की कि एक अच्छा मुसलमान बुरे मुसलमान की भी, कि राष्ट्रवादी मुसलमान है अगर बीजेपी को वोट कर रहे हैं, नहीं तो आप गद्दार मुसलमान। भारत के मुसलमान राष्ट्रवादी है, ये देखिए, इस बात बहुत सिंपल है। भारत के मुसलमान, बीजेपी के मैं एजेंडे पे बातचीत कर नहीं, मैं वही एजेंडा जो तो मैं बोल रहा हूँ ना, भारत का जो मुसलमान है वो तो हर वक्त राष्ट्रवादी है, क्योंकि भारत का मुसलमान इस देश के आज़ादी के लिए खून भी दिया है, और इसमें ये रह गए। ये तो पाकिस्तान तो नहीं गए ना, लेकिन बीजेपी कहती है मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अरे तो वही तो प्रॉब्लम है इनका। अरे क्यों अभी भी इनका जो कॉलोनियल हैंगओवर है ना, कि कॉलोनियल ज़माने में क्यों मुसलमानों के साथ वो इनका जो जितना भी पुराने प्रॉब्लम है वो अभी भी उसी मॉडल में चल रहे हैं। भाई यहाँ के मुसलमान को अगर आप राष्ट्रवादी है, उनके ऊपर आपका क्या एजेंडा है, थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक बार मोहन भागवत जी ने बहुत साल पहले वो बोले भी थे कि हमारे अंदर भी मुसलमान आ सकते हैं, राष्ट्र उनके भी मंच है अपना, हम लोग इनको भी सादर आमंत्रण करेंगे। तो ये एक एकोमोडेटिव अप्रोच इनका होना चाहिए। ये जो गुजरात वाला जो मॉडल है ना कि मुसलमान को ख़त्म करो, ये करो, जो ये मोदी शाह के रेजिम में हो रहा है, ये गलती वो लोग कर रहे हैं। ये बंगाल में चलेगा, ये बिल्कुल, क्योंकि बंगाल में और भी क्यों नहीं चलेगा। बंगाल में एक पार्टीशन राइट वाला उनका अपना पुराना लोगों का ट्रॉमा है, तो लोग और वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं। और ये बड़ा राइट जो कलकत्ता शहर में वो 64 में हुआ था, उसके बाद लोग ना रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। और लोग का ये है कि हर वक्त जो राइट यहाँ पर होने का कोशिश हुआ था, तो राइट रोक दिया गया। वो 84 में बताइए, बोलिए 92 में बोलिए, या और भी बहुत सारे छोटे मोटे जो होने का कोशिश, कलकत्ता में वो कम से कम रोक दिया गया था। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत छोटे मोटे उसमें प्रोवोक करके आप राइट कोशिश करना चाहते हैं, मगर हाँ, जैसे मालदा में एक बार कुछ साल पहले हुआ, या देगोंगा में हुआ, या बेलडागा में हुआ, या आपका उसमें धूलागढ़ में कुछ साल में हुआ। ये सब प्रोवोक करने में लोकल करके आप कोशिश करेंगे शायद इसमें मैंने एनिमोसिटी कर, मगर पब्लिक भी बहुत सियाना हो चुकी है। पब्लिक भी ये सब जानती है कि भाई क्या हो रहा है इसमें। तो ये लोग यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि इस राइट वाला पार्टी को भी लोग वोट देंगे, तो लोग आइसोलेटेड फील करेंगे। सर मेरे सवाल ये कि आजकल ये खबर पड़ी कि अगर SIR सही से हुआ है तो बीजेपी जीत रही है, मतलब 160 से 170 सीटें ला रही है। आप शुरू से इस पे काम भी कर रहे, वोकल भी रहे SIR जी। मुझे आप बताइए कि क्या SIR का सच में इतना इम्पैक्ट रहेगा कि बीजेपी 160-170 लाएगी? देखिए, ममता बनर्जी का खुद का अपना जो स्टेटमेंट था, वो बोले कि ये जो लिस्ट आया था कि इनका नाम काटो, ये पूरा बीजेपी का पार्टी ऑफिस से आया होगा, कि ये आइडेंटिफाई किया गया होगा कि ये सब वोट इनका नाम काटो, नहीं तो ये रैंडम तरीके से हुआ ही भी कैसे जी। ये तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज स्पेसिफिक है। मगर बीजेपी इतना दावा अगर कर रही है तो नहीं, ये आज स्टोरी आई है, स्टोरी तो अभी होगा। देखिए वो तो स्टोरी तो प्लान ये होता है लोगों का अपना हवा क्रिएट करने का, उसमें तो अलग बात है। मगर हिस्ट्री वाला प्लांटेड स्टोरी भी होता होगा। मैं बोल रहा हूँ कि येलो जर्नलिज्म होता होगा, मोर शायद फील्ड में नहीं जाते होंगे, दिल्ली में बैठ के सोशल मीडिया उसमें भी काम हो रहा है। वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का दौर तो खत्म हो चुका है। मेरा मानना है कि बंगाल का एक हिस्टोरिकल पैटर्न है, और हिस्टोरिकल पैटर्न बंगाल में जनरली फॉलो होता है। मतलब बंगाल में जब चेंज आता है तो वो 2-3 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले वो सिम्टम दिखाता है। अचानक ओवरनाइट बंगाल में चेंज नहीं होता है। जैसे बंगाल में एक बड़ा ट्रेंड है कि जो लोकसभा सीट जीतता है
वो नेक्स्ट विधानसभा जीतता है। ठीक है। और चेंज भी जब होता है तो वो ट्रेंड फॉलो होता ठीक है। है। और ये 77 से चल रहा है। क्या चल रहा है? 77 का मार्च में जब कांग्रेस का सरकार गिरी जी। तो लेफ्ट वाले यहाँ पे आए। उस वक्त लेफ्ट के साथ सेंट्रल पार्टी, जनता पार्टी, उस बाद लोक दल जो भी बोलते थे, उनका अलायंस हुआ था, स्वीप किया। 3 महीना बाद जब जून में असेंबली चुनाव हुआ, अलायंस नहीं हुआ था लेफ्ट का साथ जनता पार्टी का या लोक दल का, फिर भी लेफ्ट स्वीप कर गया। उसके बाद सारे लोकसभा के बाद विधानसभा जितने भी है 80 बोलिए, लोकसभा 82 का चुनाव देखिए, 84 का बताइए, 87 का चुनाव देखिए, तो सारे लोकसभा जो जीता वही नेक्स्ट विधानसभा जीता। ये 2009 में चेंज हुआ, मगर ट्रेंड सेम ही रहा। 2009 में तृणमूल ने ज़्यादातर सीट जीता और कांग्रेस अलायंस ने मेजोरिटी सीट ले आया। तभी जाके 11 में उन्होंने चेंज हो गया और यही चीज़ चल रहा है। अभी हम 2019 में भी मेजोरिटी से तृणमूल नहीं जीता, तो वही चल रहा है। तो 24 में बीजेपी है, तो 24 में आप सीट नहीं जीते और अचानक आप बोल रहे हैं कि विधानसभा जीत जाए क्योंकि आप 27 लाख लोगों को सिर्फ डिलीट कर दिए हैं। तो ये मुझे लगता है कि इतना भी आसान नहीं और इतना भी शातिर का दिमाग हुआ नहीं है। एक है ये उतना हुआ नहीं है। दूसरा ये है कि और एक ट्रेंड है कि बंगाल ना ये बीच वाला रास्ते में नहीं जीतता है। बंगाल में जो जीतता है वो 2/3 बहुमत से जीतता है। ये 72 से ट्रेंड है। मैं तो आपके एक ट्रेंड मैंने 77 से गिनाया और एक 72 से ट्रेंड है। लास्ट चुनाव बंगाल में हुआ था असेंबली चुनाव, जिसमें दोनों पार्टी को ही 100 के ऊपर सीट आया था, क्योंकि ये अगर 160 बोल रहे हैं तो इन तृणमूल को भी तो 100 के ऊपर आएंगे ना। Exactly. या 120-30 आएंगे। मान लीजिए अगर कांग्रेस और लेफ्ट कुछ भी कांग्रेस तो 10 के नीचे ही तो रहेंगे कांग्रेस बीजेपी वाले, तो डबल डिजिट तो नहीं होगा ना उनका। और दार्जिलिंग में 3 सीट वहाँ पे भी है, वो तो छोड़िए। तो फिर हाँ, तो वो तो उसमें तृणमूल का अलायंस भी जीत सकता है। अच्छा, तो 10 ही मान के चलिए, तो बाकी रहा 184। तो 160 अगर इनको आएंगे तो इनको तृणमूल को भी 124 आएंगे। तो ये लास्ट टाइम दोनों लोग 100 पार किया था। ये लास्ट टाइम 71 में हुआ था। उस समय सीपीएम को 113 सीट मिला था और कांग्रेस को 105 सीट मिले थे। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं, 100 से नीचे ही रहा है। 100 से नीचे हर वक्त नीचे। सर एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो अगर हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, तो बीजेपी ने जो 77 सीटें लाई वो वही सीटें लाई जो लेफ्ट के आसपास थी। मतलब लेफ्ट का वोट ट्रांसफ़र हो गया उसकी बीजेपी की तरफ। फिर जब पंचायत चुनाव हुआ तो लेफ्ट का वोट परसेंटेज बढ़ा, कांग्रेस का भी वोट परसेंटेज बढ़ा। अगर यही सिचुएशन यहाँ रही है अभी, अगर लेफ्ट का परसेंटेज बढ़ा, कांग्रेस का बढ़ा, बीजेपी को कितना नुकसान है? क्योंकि वो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। और बीजेपी को 2021 के बाद से पंचायत में उनका लॉस हुआ वोट का परसेंटेज में, और 21 के बाद से 22 बाईपोल्स हुए, उसमें बीजेपी एक भी नहीं। और इसमें कुछ बाईपोल्स में जहाँ पे बीजेपी 3rd पोजीशन आया था। ये भी एक पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। तो शायद ये सब देख के बीजेपी का उन्हें अपना दिमाग लगाया होगा कि भाई वोट तो हमको काटना है, और वोट अगर आप काटोगे तो उसमें अब उसी करके आप चोरी चकोरी करके आपको जीतना होगा। ये एक है। और दूसरा ये है कि और भी श्रिल कैंपेन करो, मुस्लिम्स को एकदम ये कर दो, एक भी सीट मत दो, यूपी वाले मॉडल लेके आएंगे। अब अपना पहले कोर बेस बचाओ। कोर बेस कौन सा है? 15-20% वाला जो कोर बेस है उनका, वो उतना बन गया। उनका 11% उनको मिला था 91 में, अभी वो बढ़ के 15-20% जो एकदम प्रॉपर कोर आरएसएस इकोसिस्टम में, जो ये समझते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पे एक्चुअली बस गए हैं या आए हैं, बहुत लाखों करोड़ों में आए हैं। जो यहाँ से 1 करोड़ 1.5 करोड़ शुभेंदु अधिकारी बोल रहे थे कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ यहाँ पे आएंगे, इनको निकालेंगे। तो अगर आए होंगे ना तो पहले ही निकल चुके, और इसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। जब एसआईआर का इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स हो रहे थे कि कुछ बांग्लादेशी वगैरह जो वो सब बोल रहे हैं कि भाई हाँ भाई हम जा रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो अपना देश जा रहे हैं। हाँ, तो जो जेन्युइन स्टोरी, जो जेन्युइन लोग जो है जिनका नाम एक्चुअली हो गया था, तो वो तो आपका अपीलेट में तो जाएगा नहीं, और अपीलेट वाला में तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया, तो सिग्नल तो चला गया। और तो ये लोग जो है देखते हैं कि बीजेपी का भांडा इसमें फूट गया है, इसमें एक्सपोज हो गया है इसमें, और इनका पॉलिटिकल बैंक्रप्सी इस लेवल पे आ गया है कि अभी इस तरीके के मीम भी ये लोग बना रहे हैं। बहुत 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 दुख की बात है। ये बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि परसों एक राइट विंग करके एक यूज़र है जिन्होंने ट्विटर पे
ममता की बहुत एक भद्दी मतलब एक तस्वीर डाली है जिसमें उसको खुद को लेटाया गया और सामने एक मुस्लिम बंदे की तस्वीर है। मतलब वो एक महिला के लिए बहुत ही आपत्तिजनक है और बंगाली सेंटिमेंट से सर बहुत हर्ट होते हैं, कोई भी हो, मतलब किसी भी महिला के लिए इस तरह का होना बहुत है। एक और मुझे जो लास्ट मेरा सवाल है अभी, सिर्फ मुस्लिम नहीं, वो बोलेंगे कि सब बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी है, हाँ, घुसपैठिया है, वो सागर आमंत्रण कर रहे हैं, सादर आमंत्रण हो रहा है, मतलब क्या हो लास्ट एक दो सवाल है जो मतलब साथ में एक तो वंदे मातरम की लेकर जो बहस थी तो उसके पड़पोते को टिकट देना वो कितना इफेक्ट डालेगा सेकेंड फेज में। दूसरा एक चीज़ ये जानना है कि जो भाषा को लेकर समस्या है, मतलब बीजेपी के लोग यहाँ आए, ममता बनर्जी कह रही कि ये बाहरी लोगों को लेकर आए हैं। ममता बनर्जी का ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि बाहरी लोग आ रहे वो प्रचार करें जी। तीसरा, भवानीपुर पे बहुत मतलब दिग्गज नेता आकर बैठे हुए एकदम पोलिंग बूथ पर, इन तीनों को लेकर सर आपका क्या ओपिनियन है? बस देखिए, ये वंदे मातरम के ये पोते को जो भी बताइए, इसका मतलब आप अगर बमकिन दा बोल रहे हैं उसमें पार्लियामेंट में, तो लोग फिर समझ जाते हैं कि भाई ये सब इम्पैक्ट पड़ेगा, टोकेनिज्म है। मुझे नहीं लगता है कि ये सब ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि ज़्यादातर इम्पैक्ट इसमें इशू SIR है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो हरफ में जो जिसका जो डिज़ाइन है, जैसे लिखा गया था, नंदलाल बोस का जो पोते हैं उनका ही नाम कट गया था। अब कई लोग रिटायर आर्मी तो यही सब इशू होगा कि वो इनका नाम कट गया था, तो उनका नाम जो कट गया तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके नाम नहीं कटे थे तो वो ज़्यादातर इनके खिलाफ वोट करेंगे। और जिनका इंक्लूशंस हुआ, ये 32 लाख के ऊपर तो इंक्लूशन हुआ, तो ये सारे वोटर्स तो ये कर बीजेपी बोल रहे कि हम इतना नाम काटे हैं। बीजेपी को तो पहले से बोलना चाहिए था कि अब इंक्लूसिव एक हम ये चाहते हैं, एक भ्रमात्मक जो एरर फ्री इलेक्टोरल रोल है वो उसको छोड़ के हम एक साफ सुथरा SIR चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई जेन्युइन वोटर चले जाए, मगर ये तो पता ही गया कि बहुत जेन्युइन वोटर को एक्चुअली मतलब कॉन्स्पिरेसी करके जेन्युइन वोटर का नाम कटा गया। मतलब मेरे घर में भी कटा है। और उसके साथ ये फॉर्म 7 लेके भी बहुत सारे कंप्लेन गए थे कि भाई इसका नाम काट दो, यहाँ का सिटीजन नहीं है, ये ऐसा थोड़ी होता है इसमें। तो बंगाल में इस तरीके से आप इलेक्शन कमीशन को लेके अगर जीतना चाहते हैं, मतलब लोग बोलते कि अनफेयर इलेक्शन हुआ, बहुत अनफेयर गेम हो रहा था ये। और इसीलिए कल भवानीपुर में आप देखिएगा कि महिलाएं या बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई दीदी जो भी होगा हम लोग आपके साथ हैं। तो वो वाला विक्टिम वोट वाला कार्ड भी ममता और वो खेली है जानते हैं। और जहाँ तक शुभेंदु अधिकारी का सवाल है, वो दोनों तरफ पे जब ही इलेक्शन लड़े नंदीग्राम से और यहाँ से, इसका मतलब ये है कि शुभेंदु खुद श्योर नहीं है कि वो भवानीपुर में जीतेंगे कि नहीं। उन्होंने तो कहा कि मैं पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है, यहाँ से तो पार्टी पे सारा। हाँ, तो आप मान क्यों लिए? आपको तो मानना नहीं चाहिए था। जैसे अशोक लाहिरी नहीं चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अशोक लाहिरी को उन्होंने अकोमोडेट किया, आपका वाइस चेयरमैन बनाए नीति आयोग के। तो ऐसा तो शुभेंदु अधिकारी को बोलना चाहिए था कि मैं नहीं लड़ूंगा आपका, कोई दूसरा किसी को, दिलीप घोष को लड़ाइए और दूसरा किसी को लड़ाइए। भवानीपुर हॉट सीट है इस बार, मतलब पिछले बार भी थे, इस बार भी है। बस एक लास्ट सवाल, सेकंड फेज का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दे यहाँ पे SIR है, मेन इशू SIR है। बाकी सारे मुद्दे जेनजी तो कह रहे रोजगार चाहिए हमें, बाकी मुद्दे मौना हो गए हैं। जेनजी ऑब्वियसली रोजगार तो चाहिए, रोजगार तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, मगर इशू ये है कि इस बार नए वोट ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा, मतलब जेनजीज नहीं है जो ज़्यादा कह रहे हैं वो नहीं। तो वो 8 लाख 9 लाख की नए वोट अभी आए, उसमें भी बहुत सारे शिफ्टिंग वोटर्स में फॉर्म 6 में से पहले 1,82,000 इंक्लूशंस हुए थे और अभी फाइनल लिस्ट में 8-9 लाख ही हुए, तो वो ज़्यादा आपका एडिशंस नहीं हुए। और उसमें बहुत सारे शिफ्टेड वोटर्स भी थे, तो जो नए करके वोट, मतलब नए समझ लिया आप दूसरा जगह में पहले रहते, दूसरा राज्य में, और आप यहाँ पे कलकत्ता में आगे लास्ट 2 साल में या 1 साल में या कुछ 3 महीना में होंगे, तो उन्होंने अपना, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा ये हो गया। मगर ये जेन्युइन इशू तो है कि आपका रोज़गार तो चाहिए, रोज़गार तो और बढ़ना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे मतलब सरकार सोच रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सोच रही। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और ज़्यादा बनाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनकम, मतलब वो हाई एंड जॉब्स जो हैं वो कैसे बने, उसका भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो वो कैसे, इनको सोचना पड़ेगा, इनका भी कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये लोकल सिंडिकेट वगैरह की जो इल्ज़ाम आपने पहले सवाल में पूछे थे, वो सब इशू है।
मगर क्या वो इशू इनफ है कि इसको डिसमेंटल करने में कोई वेव हो रहा है, आ रहा है? वो नहीं दिख रहा है अभी तक, वो नहीं दिख रहा है। और दूसरा ये है कि भाई आपका जो मुद्दे हैं वो मुद्दा तभी बन पाता है जब आपका कोई एक मास लीडर हो। तो बंगाल में एक और हिस्टोरिकल पैटर्न है कि आपका एक 15-20 साल का एक एक्सपीरियंस चाहिए एज अ मास लीडर ऑपोजिशन में। ये ज्योति बासु के ज़मान था। ज्योति बासु ने 1950-60s में एक मास लीडर, 1946 में पहले चुनाव लड़े थे, एक मास लीडर के बनने के बाद वो 20 साल के बाद 67 में वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने और 10 साल जाने के बाद 30 इयर्स में वो सीएम बने। और ममता को देखिए 27 साल उनको लगा। 84 में, हाँ 84 में वो पहली चुनाव लड़ी थी, पहली जीती थी लोकसभा में। फिर 89 में वो हार गई थी जादवपुर में। फिर वो 91 में चली गई साउथ कोलकाता में, लगातार जीतते गई। फिर जाके वो 2011 में वो बना अपना, मतलब खुद सीएम बनी। तो उनका भी 27 ईयर्स का। तो ऐसे एक लंबा, मतलब लंबा खिलाड़ी जो बोलते हैं, और वो भी एक बंगाली मास लीडर होना पड़ेगा। बीजेपी में तो खुद में सर बहुत बीजेपी बहुत बिल्कुल फुट है इसमें। ये मतलब बीजेपी का लोकल, बीजेपी का स्टेट यूनिट एक 1980s और 90s का कांग्रेस का स्टेट यूनिट के जैसा लग रहा है। और उसमें सेम पैटर्न है। आप देखिए दिलीप घोष की मजूमदार से नहीं बनी, मजूमदार की शुभेंदु अधिकारी से नहीं बन रही, ये सारी खबरें बिल्कुल। आप 1980 से 1996 इस 16 साल में देखिएगा, सरकार आपका केंद्र में कांग्रेस था और यहाँ पे लेफ्ट का था। तो लेफ्ट टेक्निकली नेशनल पार्टी हुआ करती थी, मगर इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट वाज अ रीजनल पार्टी। तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस के अंदर में भी बहुत सारे फैक्शंस थे। प्रणब मुखर्जी, प्रिय रंजन दास मुंशी, सोमेन मित्रा, ये वगैरह बहुत सारे एम्बिशन इनके थे, अजीत पाजा, ये सब। तो मगर उनका गनी खान चौधरी, फिर तो मगर वो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, कौन मास लीडर, ये अभी हुआ नहीं था। ममता इसके अंदर से उभर के आई और फिर वो मास लीडर बनी, मगर कांग्रेस में नहीं रह पाई। तो उनका अपना अलग पार्टी बनाई। और वो क्योंकि कांग्रेस टूट गया था, लेफ्ट वाले और भी दिन रह गए थे। मगर पूरा ज्योति बासु का पीरियड में ममता एक क्रेडिबल मास लीडर बन पाई थी। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य का रेजिम में, उसके बाद ममता बनी, तभी जाके अपोजिट। तो यहाँ पे अभी तक शुभेंदु अभी क्या बोलते हैं कि जुम्मा 8 दिन हुआ, वो अभी आया है बीजेपी में। 2020 में वो आए थे, 6 साल। उतना बंगाल के लोग थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। सर मैं ना मतलब हमारा काफ़ी लंबा इंटरव्यू, बस मेरा एक आखिरी बातचीत है जो मैं बहुत देर से सोच रही थी, वो पूछना भूल गई बीच में। देखिए बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो एंटी मुसलमान है, लेकिन ये कल स्क्रॉल में भी मैंने पढ़ा और मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन से 1 महीने पहले तक ये बहुत एग्रेसिवली मुसलमानों के अगेंस्ट है। ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे बहुत कम, मतलब मुसलमानों के खिलाफ इनका बोलना बहुत कम हो गया। इवन यहाँ तक बोलने लगे कि ममता ने मुसलमानों को लूटा है। ऐसा क्या चेंज हुआ, मुझे बस वो जानना कि इतना सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमानों के लिए कैसे आया? क्योंकि उनको लगा कि वो वाला तुक्का उनका चला नहीं होगा मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर में। और ये सब डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम्स कम हैं। कलकत्ता में 20-25% के आसपास, हावड़ा हुगली में भी इनका कोई डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट का जो नेशनल एवरेज है उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब नॉर्थ 24 परगनास, हावड़ा, नदिया, हुगली, इसमें स्टेट के एवरेज के आसपास होगा या उससे ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ साउथ 24 परगनास में 33% मुस्लिम्स है, जहाँ पे या मैं आपको 33-35% होंगे जो 2011 के। तो उसमें उनको भी लगा होगा और कि ये वाले नैरेटिव चलने से अच्छा है कि भाई हम मुस्लिम्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब के बारे में बात करें। क्या ये भला है कि भाई ममता ने मुसलमानों को जो है लूटा है या मुसलमानों को जो है बुद्धू बनाया होगा? तो ये तो बीजेपी को पहले से ही सोचना चाहिए ना। तो बीजेपी का कैंपेन नैरेटिव में ही तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे बीजेपी को अगर बढ़ना है, एक बंगाली मास लीडर चाहिए और मुस्लिम्स कुछ लीडर भी चाहिए, इनके जो एडुकेटेड मुस्लिम्स लीडर हैं जो बीजेपी के साथ स्ट्रांगली खड़ा होगा और बीजेपी का जो राष्ट्रवादी जो आपका जो धारा एजेंडा है उसके साथ भी वो एग्री करेगा। और उसको एक वाजपेयी वाला जो मॉडल है, मॉडरेट लाइन वाला जो मॉडल है, वो वाला यहाँ पे क्या नाम है, ये एग्रेसिव हिंदुत्व वाला कैंपेन अगर यहाँ पे करेगा तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। क्योंकि
जो आप हिंदू वाले जो बाहर से आए ये वाला डर ये आसाम में चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो अहोबिया वैसे बंगाली का तो पुराना एक हिस्ट्री है ना, history है। और यहाँ पे जो बंगाली आ रहे हैं तो वो बंगाली ही है ना, एग्जैक्टली। बंगाली हिंदू जो आ रहे हैं तो बंगाली है, और बंगाली मुसलमान वहाँ से यहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि हमको उनको ऑफर करने का है नहीं, और वो अपना मुस्लिम मेजोरिटी लैंड से यहाँ पे आएंगे भी क्यों। और उनका अगर जाना भी होगा तो वो साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, गल्फ कंट्री में जाते हैं, वो यूरोप में जाते हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश का एक मिनिस्टर बोला भी था, हसीना ज़माने का मिनिस्टर, बोले थे कि अगर हमको आना है बांग्लादेश में तो हम लोग इटली जाएंगे, हम लोग इंडिया नहीं आएंगे। तो वही है। तो यही थी हमारे साथ प्रोफेसर, हमने लंबी बातचीत की है, कई मुद्दों पे बातचीत की है, मतलब SIR से लेकर मछली भात कितना ज़रूरी हो चुका है पश्चिम बंगाल में। ये मान लिया जाए कि सर इस बार के चुनाव में मछली भात एक अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि ये बंगाली कल्चर की बात है, संस्कृति की बात है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना है तो बंगाली कल्चर को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका था। लंबी बातचीत के लिए और हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।